आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। इस दिन के मनाने का मकसद है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ऑटिज्म क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसके लिए थेरेपी कौन सी होती है, इससे मुताल्लिक़ तो बात होती है, लेकिन आज का थीम यानी 2021 का थीम ये है कि पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड में ऑटिस्टिक बच्चों को भी, ऑटिस्टिक अफराद को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। वो कब मिलेंगी? जब उनको हम वो इन्वायरमेंट देंगे जिसमें वो कुछ सीख पाएं। बिल्कुल, सिंध हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है, सिंध गवर्नमेंट का। और हम देखते हैं कि जब आप किसी प्राइवेट सेंटर में जाते हैं 20 से 30 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। और मुझे ये लगता है कि कोई खातिर खा नताइज नहीं मिल पाता, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा करें कि 30 मिनट में क्या सेशन हो सकता है। तो जनाब, यहाँ पर जब आप अपने बच्चे को लेकर आएंगे तो आपने यहाँ पर पे करना है सिफर, यानी कोई पैसा पे नहीं करना, और आपके बच्चे को बेहतरीन सहूलत मिलेगी, आपके बच्चे को बेहतरीन थेरेपीज़ मिलेगी, बेहतरीन माहौल मिलेगा और कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हमने इस इदारे के बारे में जितना सुना, हमने इस इदारे के बारे में जितना जाना, हम चाहते हैं कि आज कैमरे की आंख से हम आपको दिखाएं कि अंदर बच्चों को कैसा माहौल दिया जाता है, क्या क्या सहूलियात है, कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जिससे बच्चे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, माहौल कैसा है कि पेरेंट्स इस इदारे पर रिलाई कर सकें, सिंध गवर्नमेंट के इस कदम को सराह सकें। तो मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, दिखाते हैं, अंदर जाते हैं, आ जाएं। अंदर आ चुके हैं हम, और अंदर आने के बाद हमने सबसे पहले सोचा कि जो बच्चों वाला सेक्शन है क्यों ना श्रेय वहाँ जाया जाए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली, और ज़रा बच्चों की बेस जो बनाते हैं वो स्कूल बनाते हैं। एजुकेशन एंड स्किल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट, और वो इदारा, वो जगह जो बच्चों की नीड्स को समझते हुए काम करे, उस डायरेक्शन में जा रहा हो, ऑटिस्टिक बच्चों को समझते हुए। इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़ैबिश इकबाल इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्कूल का जो सेक्शन है, क्या एज ब्रैकेट है, क्या क्लासेस का हिसाब होता है, क्या तालीम दी जा रही है, कौन सा हुनर सिखाया जा रहा है? जी, ये CARTS का ये स्कूल सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारे पास 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पीड्स एंड एडोलेसेंट। पीड्स में जो है वो 3 to 12 ईयर्स के बच्चे जो है हम इनरोल करते हैं, जिसमें हम उन्हें एकेडमिक के साथ साथ दूसरी थेरेपीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ साथ हम उनके स्किल्स प्रोग्राम भी वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड है वो है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट में जो है हम जो है वो 12 to 18 ईयर्स के बच्चों को इनरोल करते हैं, जिसमें हम उनके एकेडमिक को लेते हुए उनके स्किल्स में हम स्किल्स प्रोग्राम को चलते हैं, जिसमें उनको आगे एम्प्लॉयमेंट में उनको मदद हासिल होती है, ठीक है। अच्छा, तो ज़ैबिश, आपकी यहाँ पर क्या खदमात है, यहाँ पर आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस मैं जो है सेंसरी इंटीग्रेशन पे वर्क कर रही हूँ, यानी जो बच्चे क्या नाम है जिनको बहुत सेंसेस में हमारे पास प्रॉब्लम होती है, वेस्टिबुलर, प्रोप्रेसिव, टैक्टाइल, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है उन पे वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है विजिट भी करते हैं। विजिट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी है, तो बस मेरा दिल कर रहा है जल्दी जल्दी जाके सारी चीज़ें देखें कि बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। और वही जैसे शेब ने कहा कि एजुकेशन जो है बच्चों की बेस होती है, और जब आपका तालीम का निज़ाम स्ट्रॉन्ग होगा और आप बच्चों को बेहतर तरीके से तालीम दे सकेंगे तो यकीनन आगे जाके आपके मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा बन सकेंगे। चलते हैं। जनाब, एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड, ब्रेव और स्मार्ट से साथ में सा मौजूद है। साथ कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप मुझे बताएं कि खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बर्गर, सैंडविच। सैंडविच, वाह। अच्छा, और मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? स्पाइडरमैन, सुपरमैन? स्पाइडरमैन। और साथ को गाना गाना आता है? नहीं। अभी तो आप गा रहे थे ना? गा रहे थे। फिर कौन सा गाना? चलें गुनगुनाते हैं मिलके। कौन सा गाना था? कौन सा गाना? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। तो जनाब, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है साथ, और बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आगे हम चलते हैं, एक और बच्ची श्वेब के पास मौजूद है, बड़ी प्यारी सी, बहुत क्यूट सी। देखते हैं श्वेब क्या बात कर रहे हैं। एक और बड़ी प्यारी सी बच्ची रहमा यहाँ पर कर रही है वीविंग, बड़ी प्यारी सी वीविंग कर रही है। रहमा, क्या हाल है आपके? ठीक है। रहमा, ये तो बड़ा प्यारा आप कर रही हैं, ये सब कुछ इन्होंने सिखाया है, घर में भी कुछ सीखती हैं? नसीमा के साथ खुद करती है एम्ब्रॉयडरी। वाओ, एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद है। साइकिल के लिए पैसे लेती है, चलाती है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी, व्हाई नॉट मैकरोनी? सिर्फ बिरयानी? सिर्फ बिरयानी। कभी बनाती भी हैं घर में खुद? नहीं, थोड़ी थोड़ी सी भी नहीं? इंटरनेट है घर में। इंटरनेट है, यूज करती है इंटरनेट? इंटरनेट से कंप्यूटर पर ना तो योगा सुनती है। ओके, म्यूजिक भी सुनती हैं? कंप्यूटर पर चंदा तारे देखती है।
You love it? Wow, zabardast. You're a good boy. Hello, Superman. कितने खूबसूरत रंगों से खेलना जानते हैं ये प्यारे प्यारे से बच्चे। कैनवस पर रंग बिखेर दिए, भर दिए और देखिए जो उनका पता चलता है कि वो कितना रंगीन सोचते हैं कि ये इन बच्चों ने बनाया है। और जब हम देखते हैं कि यार कितनी क्रिएटिविटी इन बच्चों में है, उनके आगे भी ड्राइंग बुक रखी हुई है, ये ज़बरदस्त जो चीज़ें बनाई हैं, मुझे लगता है आने वाले वक्त में ना बेहतरीन आर्टिस्ट बन जाएगा। फेवरेट कौन सा है आपका इसमें? मुझे तो ब्लू भी बहुत पसंद आ रहा है, दिस वन एंड द पर्पल वन। मुझे ये और ये सारे लेके चले जाते हैं, फिर हम लोग यही करते हैं। इस इदारे में ऑटिस्टिक बच्चों की तालीम के लिए जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और जो स्किल्स इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स हैं उससे मुतालिक तो हमने बात की। अब CEO ऑफ सी आर्ट्स डॉक्टर मोहम्मद सईद इदरीस साहब इज़ विद अस, उनसे गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि हमने आके विज़िट किया, बिकॉज हमें तो मालूम ही नहीं था कि सिंध हुकूमत का कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जो कि इतने वसी रकबे पर है और इतना एक मैसिव प्लान है। यस, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं एज ए CEO जो है यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ ऑटिज़म एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो कायम है, ये 8 सितंबर 2018 को हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह की अपनी कोशिशों की वजह से ये हुआ है और उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख के इसको कायम किया है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब यहाँ पर इनाग्रेशन के बाद सबके अपॉइंटमेंट्स हुए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन और बच्चों की जो है शुरू कर दी थी और तमाम बच्चे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम उनको बुलाते हैं। सर, तो ये क्या कैलकुलेट किया गया पहले, इसका कोई अंदाज़ा लगाया गया कि जो एक इदारा बनाया जा रहा है इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए कि क्या कराची में कितने ऐसे बच्चे होंगे या कितने ऐसे बड़े बच्चे होंगे जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए ऐसा इदारा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये असल में इनका पर्सनल इंटरेस्ट हमारे सैयद मुराद अली साहब का था और उन्हें ये स्टैटिस्टिक्स मालूम हुई थी कि यहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज हो गई है। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि इसको एक सेंटर बनाया जाए और जिसके अंदर बच्चे जो हैं तकरीबन 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल तक और 10 साल से उम्र से लेकर 17 साल तक की उम्र के बच्चों को यहाँ पर रजिस्टर किया जाए और यहाँ पे एक सेंटर कायम किया जाए। और उनका ये भी ख्याल था कि इसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। अच्छा। जी हाँ। और ज़रा अभी तो 3 साल तकरीबन हो गए, बीच में कोविड ने हिट भी किया इस प्रोग्राम को। ज़ाहिर है जिस तरह स्कूल्स बंद होते हैं वैसे ही आप लोगों का प्रोग्राम भी ज़्यादा मुतासिर हुआ होगा। जी बिल्कुल, मुतासिर तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें हमने ऑनलाइन जो है क्लासेस बच्चों की ली हैं। अच्छा। इसमें हम जी हाँ, और इसमें हमने जूम क्लासेस बाकायदगी से ली हैं। सिर्फ 1 महीना इस तरह हुआ होगा कि जो इसको सेंटर को हमने नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमारे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो इनको बाकायदगी के साथ जूम क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस ली। तो ये फोकस इस तरफ है आप लोगों का कि बच्चे जो यहाँ पर आए हैं वो स्किल्स इन्हांस उनके हो जाएं और उसके बाद जो वो काम करें, मैं शायद ये कहना दुरुस्त होगा, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, खुद का फील हो जाए। यस यस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों को हम इसी तरह तरबियत दे रहे हैं और इस तरबियत करने के बाद जब बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो खुद सेल्फ सफिशेंट हो जाएँ तो फिर उन बच्चों को हम जो है ना वो आगे भी बढ़ाएंगे। उनको यहाँ पर उनकी मुलाजमतें भी दी जाती हैं। जी हाँ। वो जो फीडबैक आता है सर, कोई होता है कोई एक जुमला जो कि आपको बड़ा क्लिक कर गया हो किसी पेरेंट का, जिसने कुछ ऐसी बात की हो कि आपको लगा हो कि वाकई जो मेहनत कर रहे हैं आज वो रंग ला रही है कि पेरेंट्स? मेजॉरिटी जो पेरेंट्स हैं ना, जो फादर और मदर, उन्होंने बाकायदगी से इस पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं। वो तमाम के तमाम खुश हैं और स्पेशली जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है और वो उससे बहुत खुश। अच्छा, नहीं ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है, आप लोग बच्चे घर से लेकर आते हैं? नहीं, हमने पॉइंट्स बनाए हुए हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक बस है और इंशाल्लाह आइंदा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो और हमें मजीद बस। एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेड विद ट्रांसपोर्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। वंडरफुल। लास्टली सर एक मैसेज मुझे आपका चाहिए फॉर द इंक्लूसिव सोसाइटी, जो हम स्टेप्स ले रहे हैं और जो मजीद स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ उन पर फोकस करेंगे तो ही हम इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ पाएंगे। तो अगर कोई 6 महीने का बच्चा बैठ नहीं रहा, 9 महीने का बच्चा अगर कुछ हाँ हूँ नहीं कर रहा या अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा 12 महीने या घुटने नहीं चल रहा, तो उसको पेरेंट्स को चाहिए कि वो इमीडिएटली कंसल्टेंट ऑटिज़म के पास जाए और उनको बताए कि देखिए बुखार, नज़ला, खांसी जो होता है वो तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, पीडियाट्रिक फिजिशियंस, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 तो हमारे पास लदाबे के कंसल्टेंट हैं और एक चौथी जो हमारी चीफ ऑटिज़म कंसल्टेंट है।
स्पीच न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों को देखते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट हैं, वो देखते हैं, और फिजियाट्रिस्ट हैं। ये तमाम के तमाम मिल के हर हफ्ते जो है 3 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ पे बैठते हैं, और शहर के टॉप मोस्ट जो है ना, मतलब एक कंसल्टेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा है। यानी पेरेंट्स का अवेयर होना और अवेयर के साथ साथ उनका बच्चे के हरकत सकनात पे नज़र रखना और फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करना बेहद ज़रूरी है। ऑटिज्म की कंडीशन में एक मेन सिम्टम होता है स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच डिले का। बच्चा अगर बात नहीं कर रहा तो ज़ाहिर है ये बड़ा कंसर्न होता है। एक ऑटिज्म की कंडीशन में बच्चे का बात करना ज़रूरी है, तो उसको सिखाना बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ साथ अगर सिखाना और बताना ज़रूरी है तो सिखाना और बताने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्पीच थेरेपिस्ट की। हमारे साथ मौजूद है मिस कमल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़रूरी होता है कि आप बच्चों की स्पीच, बच्चों के बोलने के तरीके को, बच्चों के बात करने के अंदाज को उस तरीके से समझ लें जो बच्चा कहना चाह रहा है, और उसको समझने के लिए आपको और बच्चे को एक लेवल पर होना ज़रूरी है। तो जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी में स्पीच कितना किरदार अदा करती है? देखिए, स्पीच थेरेपी बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब इंसान दूसरे की बात को समझ सके और उस अपनी बात दूसरे को समझा सके, तभी वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर से परफॉर्म कर सकता है और फंक्शनल, बेसिकली जिसको हम कहते हैं फंक्शनल हो सकता है। तो ये जो ऑटिज्म लाइक बिहेवियर होता है और बॉर्डर लाइन पे बच्चा होता है जो कि कार्टून से ख़राब हुए थे, तो मुझे बताएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि कार्टून्स आर द मेन फैक्टर, द मोबाइल फ़ोन इज़ द मेन फैक्टर? अगर इसके अलावा कोई फैक्टर है तो वो क्या फैक्टर्स हैं? और अगर मालूम हो जाए पेरेंट्स को कि ये मसला है, ज़ाहिर है अर्ली डायग्नोसिस मीन्स अर्ली ट्रीटमेंट, तो ये कितना अहम है और कितना ज़रूरी है कि मालूम हो जाए फिर आपके पास आया जाए, फिर कितना वक्त लग जाता है बच्चों की स्पीच थेरेपी करते करते? देखिए, ये जो चीज़ है जो कि बच्चा ऑटिज़म नहीं है लेकिन बच्चा ऑटिस्टिक लाइक फीचर्स रखता है, इसको हम कहते हैं कि बच्चा स्टिल एक स्पेक्ट्रम पर है। अच्छा। और उस बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, यानी कि वो सोशली कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा और वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा। इसके लिए जैसे कि आपने कहा कार्टून्स, पर मैं इसको एक वाइड टर्म में कहूँगी कि स्क्रीन एक बहुत मेन रोल अदा करती है कि जब बच्चों का बहुत ही अर्ली एज में स्क्रीन का यूजेज स्टार्ट हो जाता है तो उनमें डेफिनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। जब ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही तो वहाँ पर कम्युनिकेशन डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है, जो कि फिर लेटर स्टेजेस में, एजेस में वो और एक्सपेंड होता जाता है और इन्हांस होता जाता है, वो रुकता नहीं है। जिसके लिए फिर डेफिनेटली जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम डायग्नोसिस देते हैं, तो फिर हम उस सिम्टम पे काम करते हैं। अच्छा कमल, एक और चीज़ मुझे समझाएं, जो कि आम वालिदैन हमें घर में बैठ के देख रहे हैं। अमूमन ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चों की इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते कि बच्चों को बुला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो हूँ हाँ में जवाब देते हैं, दैट्स इट। वालिदैन इसको इग्नोर करते जाते हैं। एक टाइम पे उन्हें होता है कि अच्छा बच्चा क्या कर रहा है, हम बुलाते हैं बात नहीं करता, अपनी मतलब की बात पे जवाब देता है। ये भी स्पीच डिसऑर्डर में ही आएगा, या ये भी हम कहें कि वालिदैन को अलर्ट रहना चाहिए कि पहले ही देख लें कि उनका बच्चा इस तरह के किसी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है? जी देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वालिदैन को बहुत विजिलेंट होना चाहिए। अगर बच्चा आपकी, जैसे कि आपने बात की, मैं इसको रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो कहने का मकसद ये कि बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें बच्चा इज़ ही हियरिंग और नॉट, क्या वो बच्चा सही से सुन भी पा रहा है या नहीं। तो हम सबसे पहले एज SLP हम ये सजेस्ट करते हैं पेरेंट को कि दे शुड गो फॉर अ बेरा टेस्ट, फॉर हियरिंग टेस्ट, और उसके बाद अगर हियरिंग टेस्ट हमारा नॉर्मल होता है तो फिर हम रूल आउट करते हैं कि ऑटिज़म या रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है। अच्छा, ये रूल आउट जो करते हैं आप, और अगर ये मालूम हो जाए कि ऑटिज़म तो नहीं है, जेनेटिकली तो नहीं है, लेकिन वो बिहेवियर है और उसको ठीक करना है, तो जो बिगाड़ पैदा हो गया है बच्चे के बिहेवियर में, वो रिवर्सल होता है? देखें, अगर तो बच्चे को कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि ऑटिज़म है, ADHD है, और कोई डिसऑर्डर है जो कि डेवलपमेंटल है, जो कि आप ठीक नहीं हो सकता। ADHD रिवर्सल नहीं है? ADHD में काफ़ी हद तक मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन ओल्डर एजेस में जाके भी कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स मौजूद रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी, ये किस तरह होती है? डेली सेशन होता है, वीकली सेशन होता है, फिर मंथ्स होता है, एक पीरियड होता है, अच्छा इतने महीने हम इसको सेशन देंगे तो ही विल बी गुड टू गो? देखिए, ये डिपेंड करता है बच्चे की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर हमें लगता है, और डेफिनेटली उसकी एज पे डिपेंड करता है, अगर हमें लगता है कि अभी उसकी एज इतनी है कि वो एक्वायर कर लेगा लैंग्वेज को और सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ट्वाइस अ वीक एंड थ्राइस अ वीक इज आई थिंक ओके। अच्छा। लेकिन अगर हमें लगता है कि एज एक्सीड कर चुकी है ऑलरेडी और सीवियरिटी भी ज़्यादा है, तो 5 days अ वीक इज़
तो कमल, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर होता ही है कि अम्मा भी बिज़ी हैं, अब्बा भी बिज़ी हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। बच्चे घर में या तो आपकी मेड के पास हैं या केयर टेकर के पास है, किसी के पास भी वो छोड़ देंगे, आपकी दादा दादी के पास या नाना नानी के पास है, उसमें भी बच्चे पे ये असर होता है? देखें, डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि अगर हम नोटिस करें तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का बढ़ना और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का इस तरह से बढ़ना, ये यकीनन दोनों पेरेंट्स का वर्किंग होना, ये चीज़ असरअंदाज होती है। स्क्रीन का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये भी चीज़ असरअंदाज होती है। और ये चीज़ें जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों के लैंग्वेज डेफिसिट। और थेरेपीज़ क्या क्या यहाँ पर हो रही हैं, म्यूज़िक थेरेपी की बात भी करते हैं। और जिस क्लास का बहुत चर्चा है वो क्लास हमें शौक है लेने का। एग्जैक्टली हम वो क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। म्यूजिक क्लास में हम आ चुके हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवियन है। तो आपका बहुत चर्चा है, बच्चों को आप बहुत पसंद है। बस ये तो बच्चों की मोहब्बत है, बस बच्चों के साथ मतलब ये म्यूज़िक है ही ऐसी चीज़ कि एंटरटेनमेंट, सोशलाइजिंग, ये सब कुछ होता है तो बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है। ऐसा होता है बच्चा कह रहा हो वो क्लास छोड़ के ये क्लास लेनी है? नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ आते ही इसी क्लास के लिए हैं। हाँ, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं। ये वीक में कितने दिन होती है क्लास? 1-on-1 सेशंस होते हैं, वो वंस अ वीक भी होते हैं। अच्छा। और कुछ क्लासेस हैं जो एकेडमिक्स होती हैं, वो ट्वाइस अ वीक होती हैं। तो ये पियानो में अभी क्या बजा रहे थे आप, ज़रा हो जाए? थैंक यू सर। अब ज़रा सा सर को उठाते हैं क्योंकि और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी ज़रा उसकी तरफ भी सर को लेकर चलते हैं। सर प्लीज़ ज़रा सा हमें ओरिएंटेशन दें कि इस कमरे में क्या कुछ और है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ज़बरदस्त। और जो बच्चे यहाँ पे हैं वो दिल दिल पाकिस्तान है, वो जान जान पाकिस्तान। सर आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है आपके पास तो एक वैरायटी है। सो यू हैव फ्लूट एज वेल। ये तो खैर पियानो, छोटा पियानो। हाँ, छोटा पियानो, इसे हम मेलोडिका कहते हैं। ओके ठीक है, ये बेसिकली बच्चों की ब्लोइंग के लिए, ठीक है, उन्हें मतलब जो बच्चे स्पीच नहीं सही से कर पाते तो उन्हें हम इस यहाँ से फूक मारते हैं, जैसे मैं कहता हूँ फूक वाला बाजा। फूक वाला बाजा। तो इसे हम प्ले करते हैं कुछ इस तरह से। ओह वाओ, ये तो हमने सिर्फ यही पढ़ाया बच्चों को, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन। ये अब हम देख भी रहे हैं। ओके, यानी बच्चों को आप कलर्स भी इससे सिखा रहे हैं और ABC भी सिखा रहे हैं। सर थोड़ा सा ये भी हो जाए। क्या बात है सर, ज़बरदस्त। सर सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं बजाने? हारमोनिका, ये भी बेसिकली ग्लोइंग के लिए बच्चों ये भी हो को जाए। क्या बात है, आज हम ले रहे हैं टीचर का इम्तिहान। टीचर पास होते ही चले जा रहे हैं। अब समझ आया हर बच्चा यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि म्यूजिक ने उसको बुलाया, बार बार बुलाया। हमें बुला रहे हैं बाहर, तो हम चलते हैं वापस। बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे खेल कूद भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। उनके वालिदैन भी आज यहाँ मौजूद हैं, तो वालिदैन से भी बात करते हैं। हम्माद के वालिदैन हमजा मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब बड़ा प्यारा बच्चा माशाल्लाह, बड़ा सुपर एक्टिव बच्चा। हाँ, ये चेंज जो आया थोड़ा बहुत बिहेवियर में, वो इस इदारे में आने के बाद आया? जी बिल्कुल। अच्छा। आई थिंक इट्स वेरी प्लेजेंट चेंज। और इस इन्वायरमेंट में जब लोगों का ख्याल ये होता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक हो, मगर दिस इज़ जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं।
और लोगों को आके देखना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। चेंज देखा अपने बेटे में, तो मैं चाहता हूँ कि आपका मैसेज उनके लिए जाए कि जो पेरेंट्स ये नहीं करते, जो इन इदारों में नहीं लेकर आते, जो ये सोचते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या मैसेज है उनके लिए? हर बच्चे के साथ यू शुड नॉट लूज होप, मेहनत करते रहना चाहिए। कोई पार खा सकता है। और इन बच्चों की बात ये होती है, अगर किसी चीज़ में अल्लाह ताला ने इनको अगर किसी चीज़ से नहीं दी है तो कोई कैपेबिलिटी ऐसी है जो बहुत एक्सेप्शनल होती है ना। स्पेशल अगर एक चीज़ के अल्लाह ने कमी रखी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और दूसरी चीज़ों में एक्सेल कर लेते हैं। आप बाहर देखें, ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो कैफेज है। वर्जिन एयरलाइन का जो वो है CEO ऑटिस्टिक पर्सन, आइंस्टाइन वो ऑटिस्टिक। आपके 3 बच्चे हैं, राइट? जी, सबसे बड़े हुसैन। सबसे बड़े हुसैन है, पहला ही बेटा हुसैन। तो जब आपको ये मालूम हुआ हुसैन इज़ ऑटिस्टिक, तो फिर आपने क्या सोचा? जब ये पौने 3 साल के थे तो हम से इसका डायग्नोस हुआ तो पता चला, तो बहुत स्ट्रेस रहा, पूरे 1 साल तो बहुत स्ट्रेस में रहा। फिर जब थेरेपीज़ वगैरह स्टार्ट हुई, इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हुई, तो फिर होप हुई कि ऐसी बात नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो ये है कि बहुत जगह मैंने जहाँ मुझे पता चलता था ऑटिज़म का, बस नाम सुनती थी मैं वहाँ पहुँच जाती थी और इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई। और मैंने खुद भी लर्न किया, मैंने ट्रेनिंग ली पौने 3 साल। जी, मदर चाइल्ड ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ मैंने जाके ट्रेनिंग ली और वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने वहाँ पे भी एग्ज़ाम्स भी दिए इस तरह। अभी भी मैंने RBT किया 40 आवर्स की ट्रेनिंग। तो मैं चाहती हूँ जब तक हमें खुद मदर्स को या पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा, हम बच्चे के साथ बिल्कुल। मैं यही पूछना चाहती कि चले स्कूल में तो आ रहा है ना बच्चा और यहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ घर का माहौल बहुत मैटर करता है। बहुत ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कि जॉइंट फैमिली थे, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच जी, आपसे बात करके भी अच्छा लगा। और आपकी बात से बस मैं एक पैगाम देना चाहूँगा देखने वालों को, डू नॉट जज समवन। और ये भी जज ना करें कि किसी ने किसी की तरबियत कैसे की। अगर बच्चा अगर थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रहा है, वो चाहे हाइपर एक्टिविटी हो, वो चाहे किसी जगह पर एग्रेसिव नज़र आ रहा हो, तो आपका बिहेवियर नॉर्मल रहना चाहिए। आपका बिहेवियर अब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी सब के लिए है। और जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी होते हैं, जो स्पेशल हैं, तो डिफरेंट जो बिहेव करते हैं, तो हमें उस पर उनको उतनी ही स्पेस देनी चाहिए, उनको ही समझना चाहिए और उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना चाहिए। जिम्मेदारी है हमारी, वो सिर्फ इदारों की नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत की नहीं है। एग्जैक्टली, वो हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये आज के दिन ये अहद कर लें कि अगर फैमिली में आस-पास में कोई भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है, तो 2 चीज़ें ही हैं, बी हम्बल, बी काइंड, और आप भी खुश रहें, मोहब्बतें बांटिए, मोहब्बतें बांटे, ताकि आपके पास भी मोहब्बतें लौट के आए। कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप कमा सकते हैं, माहौल जो भी हो, मुश्किलात जो भी हो, घबराना आपने नहीं है। सेगमेंट रिकॉर्ड की आपको दिखाते हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है जनाब। ये जुमला हम सुनते आए हैं, बड़ा मकबूल हो रहा है जुमला। कोई इस पर अमल करता है, कोई इस पर तनकीद करता है। जिसने किया अमल उसकी करेंगे आज हम बात। 2 कज़न्स ऐसे जिन्होंने कॉफ़ी शॉप खोली, कोविड ने उनको हिट किया, शॉप बंद करनी पड़ी ड्यू टू लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने सोचा जनाब कि अब जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है और इस तरफ हम जो चल पड़े हैं, तो इसको किसी ना किसी और सम्प में लेकर जाएंगे। इसलिए उन्होंने लगा लिए 4 पहिए उस शॉप को। मैं कहता हूं और आप देखिए उन्होंने सेटअप कितना ज़बरदस्त बनाया। मतलब जो लोग कॉफ़ी पीने की शदाई होते हैं ना, ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है जनाब। तो हमें ज्वाइन कर लिए आगा अली और अरसलान ने, दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली गुड मॉर्निंग, अरसलान सुबह बखैर आपको भी। तो मुझे ये बताएं कि भाई इन्होंने मास्क वास्क भी पहने, प्रॉपर जो है ना वो अपनी फॉर्म में। मुझे बताएं कि कॉफ़ी मुझे कब मिलेगी, कब बना के भेजेंगे? मैं आगा अली हूँ और गाड़ी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्हेन वी स्टार्टेड, लेकिन अभी हम लोगों ने अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो चेंज कर लिया है। हम लोग ये जैसा कि आपका कैमरा अगर दिखा सकता हो, तो ये सारी की सारी हमने एक मोबाइल बार बनाई है। ओके। अच्छा आगा, अगर आप थोड़ा सा मूव कर सकें और हमारे कैमरामैन को भी बताएं कि वो अगर थोड़ा सा मूव कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़रा विजिट करें इसका, क्योंकि पहले आपने वो गाड़ी में सिस्टम लगाया, आप लोग जगह जगह जाते, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मॉड्यूल आपने अपनाया ज़रा उसका विजिट तो कराएं हमें। कैसा है वो, कितना बड़ा है, कितनी मशीन्स हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या माहौल है? मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ का। वैसे ये लाहौर है। क्या बात, लाहौर है जनाब, वहाँ की कॉफ़ी है। तो ये जनाब अच्छा दिखा भी रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि एक छोटा सा हमने कॉफ़ी बार बनाया है। तो यहाँ पर आपको
मुझे लगता है हर तरह की कॉफ़ी मिलेगी। वैसे अली मुझे बताएं कि कौन कौन सी कॉफ़ी आप ऑफ़र कर रहे हैं और इसकी कीमतें वही हैं जो हम बड़े बड़े जाके जगहों पर लेते हैं, जैसे हम एम आलम पे चले गए या हम गुलबर्ग वाली साइड पे चले गए, आपने कीमतें वही रखी हैं, ये थोड़ा सा हद होला है? हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट था इस ब्रांड को स्टार्ट करने का वो यही था कि हम लोग जो कॉफ़ी मिडिल क्लास की पहुंच से बहुत दूर है, 700-800 रुपये का कप, 1000 रुपये का कप, 1500 रुपये का कप, उसको हम हर किस्म की पब्लिक के लिए अफोर्डेबल बनाएं। तो इसी को विजन को फॉलो करते हुए हम लोगों ने अपना एक बार टाउन का पहला आउटलेट जो है वो स्टार्ट किया था। और कोविड की वजह से मतलब ये सारा हमें क्राइसिस फेस करना पड़े, यहाँ तक कि हम लोगों ने उसको शट डाउन भी कर दिया था। अच्छा। और उसको कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों के अंदर मतलब हम लोग यही चाह रहे थे कि इसे हम किसी ना किसी तरीके से कंटिन्यू कर लें। तो मैं बाहर 5 साल बाहर रह चुका था। आई एम ग्रेजुएटिंग इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट फ्रॉम मलेशिया। ओके। सो व्हेन आई वाज स्टूडेंट देयर आई यूज्ड टू वर्क फॉर स्टारबक्स एज अ पार्ट टाइमर। तो वहाँ से कॉफ़ी का जो इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ था मेरे अंदर। एंड मैंने कभी कॉफ़ी का साथ नहीं छोड़ा, कॉफ़ी को मैंने ऑन एंड ऑफ अपने साथ रखा। व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान आई जॉइंड फेमस ब्रांड कॉफ़ी का, और उनके साथ मैंने 3 साल काम किया। और 3 साल काम करने के बाद मैंने फिर अपना एक कॉफ़ी ब्रांड स्टार्ट किया जो कि क्राइसिस का शिकार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से इसको बंद ना किया जाए और किसी ऐसे बिज़नेस मॉडल के ऊपर हम काम करें जिसकी कोई फ़िक्स कॉस्ट ना हो। तो उसके बाद हम लोगों ने इसे गाड़ी में मूव किया। गाड़ी में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वाटर सप्लाई, हर चीज़ हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल की और हम लोगों ने इसको ऑपरेशनल बनाया। वहाँ से आई डोंट नो हु, लेकिन किसी ने हमारा ये सेटअप जो गाड़ी में था उसकी पिक्चर लेके उसे ट्वीट किया। वहाँ से हम लोग जो है वो थोड़ा फेमस हुए सोशल मीडिया के ऊपर। हम लोगों को लेके एक हाइप क्रिएट होती है। एंड वहाँ से कोई हमें एनॉर्मस, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बंदे ने अमेरिका से हमें अप्रोच किया। ओके। उन्हें हमारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा। ही अप्रिशिएटेड आवर हार्ड वर्क। उसने कहा कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड ही वांटेड टू हेल्प अस। ही ऑफर्ड मी 500,000 एट वंस, कि उन्होंने कहा कि मैं आपको 500,000 देता हूँ, आप अपने सेटअप को थोड़ा सा बेहतर करें और आप कमाएं। लेकिन आई डिफ्यूज्ड, क्योंकि मेरी जो सेल्फ इस्टीम थी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं किसी से हेल्प लूँ। मैंने उन्हें कहा कि आई विल नॉट टेक हेल्प फ्रॉम यू, लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। ओके। तो उन्हें मेरी ये बात शायद बहुत पसंद आई कि मैंने उनसे हेल्प नहीं मांगी, मैंने उनसे सपोर्ट मांगी। देन यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करूँगा कि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 15-20 दिन अपनी गाड़ी के अंदर कॉफ़ी बेची है और मैंने ये सेटअप को बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 15 दिन कॉफ़ी बेचने के बाद। कितने दिन आपने गाड़ी पर कॉफ़ी बेची थी वैसे? मैंने ऑलमोस्ट 21 डेज जो है ना मैंने गाड़ी के ऊपर बेची थी। उसके बाद सपोर्ट केम फ्रॉम USA एंड ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये सारा उन्हीं की बदौलत है। अच्छा। और मैं ये कहूँगा कि शायद ये अल्लाह पाक की रहमत थी जो आपके मेहनत के बदले आपको मिलती है। बेशक वो तो वसीला बने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा मुझे उन 21 दिनों की कहानी सुनाए। वो 21 दिन जब गाड़ी पर आप लोग कॉफ़ी बेच रहे थे, क्या आप दोनों ही साथ होते थे? किन किन इलाकों में जाते थे? रिस्पांस क्या होता था? कहीं पर रुक गए, वहाँ पर आपने फिर अपना सामान वो सारा सेट किया और आपने कॉफ़ी पेश करना शुरू कर दी? होता क्या था माहौल? लोग आते थे, वो क्या कहते थे? पिक्चर्स लेते थे? क्या गुफ्तगू होती थी? हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ पे आते थे। हम लोगों का यहाँ पे इस लोकेशन पे जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ आने का जो मकसद था वो ये था, हमारे बिल्कुल साथ ही ना गर्ल्स कॉलेज है एंड हम लोग पोटेंशियल कस्टमर समझ रहे थे इन लड़कियों को, क्योंकि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च लेती हैं। देखा जाए तो पैसा हुआ भी फिर लड़के ने खूब पैसे लगाए इस कॉफ़ी पे एंड इट वर्क गुड। हम लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला यहाँ लड़कियों की तरफ से भी। एंड सरप्राइजिंगली हम लोगों को यहाँ से कहीं आगे पीछे होने का मौका भी नहीं मिला। जब आप आए पाकिस्तान, आपने दोनों ने सोचा कि चलो एक कॉफ़ी शॉप बनाते हैं, आपने वो बनाई, आपने इन्वेस्ट किया, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन वो हिट हुई।
इस सब प्रोसेस में नुकसान कितना हुआ और क्या ऐसा पॉइंट आया जब आपने सोचा घबरा लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, या क्या ऐसा मोमेंट नहीं आया? मेरी लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं अभी तक, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जो मैं कभी भूला नहीं हूँ वो है नेवर गिव अप। एंड यू नेवर गिव अप। जब आप किसी चीज़ को गिव अप कर लेते हैं ना, आपका फेलियर वहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपने एक बड़ा अच्छा पैगाम दे दिया नौजवानों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन घबरा जाते हैं, क्योंकि फेलियर इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन नुकसान कितना हुआ वो सेटअप लगाने में, उसके बंद होने की वजह से, फिर गाड़ी, और अब फिर ज़रा कोई वसीला बन रहा, आपने ये एक सिस्टम यहाँ पर लगा लिया, एक मॉडल ऐसा सेट कर लिया, नुकसान कितना हुआ लेकिन इस दौरान? हम लोगों का जो लॉस हुआ था उस 6-7 महीने के अंदर व्हेन वी स्टार्टेड, वो ऑलमोस्ट कोई 600 to 700,000 का लॉस था हमारा। और उसको भी हम रिटेन तो नहीं कर पाए, उसको हम वापस नहीं ले पाए अभी तक। लेकिन वही बात जो मैंने आपको भी कही है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। व्हेन वी मूव इन द कार, वहाँ से वी रोज टू फेम, वहाँ से लोगों ने कॉफ़ी टी के बारे में जाना, वहाँ से कॉफ़ी टी को लोगों ने पहचाना कि कॉफ़ी टी के आने का विजन क्या है, कॉफ़ी टी का मकसद क्या था आने का। हम लोग जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे वो हमारी फेलियर से इंट्रोड्यूस हुआ। वी आर ऑफरिंग पार्टनर विद अस। ओके, आप हम लोगों का वेबसाइट विज़िट करें, आप सारी की सारी डिटेल्स हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड कर दी हैं। हमारी वेबसाइट है www.coffeetea.pk। आप जब वहाँ विज़िट करेंगे आपको हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट रेंज, हमारी प्राइसेस, हमारी लोकेशंस जो कि अभी 2 हैं लाहौर में, और इंशाल्लाह ताला वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड 10 लोकेशंस इन लाहौर। नहीं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आपके पास है, वो जो एक्सपीरियंस आपके पास है मलेशिया का भी, फिर यहाँ का भी, डिफरेंट कॉफ़ी शॉप से काम करने का, वो एक्सपीरियंस तो ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। तो वो क्या एक्सपीरियंस पास ऑन करेंगे आप? ट्रेड सीक्रेट शेयर करेंगे? कॉफ़ी बनानी ऐसी है कि एक बार जो पिएगा दीवानावार दोबारा चला आएगा। दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और आप वहाँ देखें। हम लोग एक बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसमें ये है कि एक जो ये यूनिट है जो आपका कैमरामैन अगर दिखाया है जो अभी ये यूनिट 1 मिलियन to 1.2 मिलियन कॉस्ट करता है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप हम लोगों के पास आएँ। हम लोग क्या करेंगे, आप कुछ पैसे लेके आएंगे, बाकी की सारी इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे एंड हम लोग आपको ये एक मॉडल बना के देंगे। उसमें आप वर्किंग बिजनेस पार्टनर होंगे हमारे। कुछ पैसे लेकर आएँ, बाकी आप देंगे। तो ये आप ज़रा इसको भी क्लियर कर दें, कोई शख्स मिनिमम कितने पैसे लेकर आए आपके पास? जैसे आपको मैंने बताया कि 1.2 मिलियन का ये यूनिट है, और इसमें अगर आप इसकी 30 to 40% आप हमें डाउन पेमेंट करते हैं तो हम आपको सारी की सारी कंसल्टेंसी देंगे, आपकी A to Z। आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सही। लेकिन आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको हम ये काम सिखाएंगे। जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने बाहर जाके गेन किया है वो हम लोग आपको यहाँ पे पूरी की पूरी आपको जितनी हम हेल्प कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ लाहौरियों के लिए है या बाकी सब के लिए भी है? सर पूरे पाकिस्तान के लिए है। अगर आप कराची से भी हमें अप्रोच करते हैं तो हम लोग कराची भी आएंगे आपके पास। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपने तो बहुत अच्छा इस सेटअप को आप लेकर चल रहे हैं। जो भी करना चाह रहा है बिजनेस, उसके पास तो पूरी की पूरी एक एग्जांपल सामने आ चुके हैं कि हाउ टू डू इट, और बड़े थोड़े से बजट के साथ उनके बाकी ये इन्वेस्ट करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, सेटअप लगाएंगे एंड देन यू कैन अर्न। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों साथ मौजूद थे। गुफ्तगू तो एक दूसरे बहुत बिजी थे लगता है कॉफ़ी बनाने में। एनीवेज, अगर हम वहाँ पर होते हम भी कॉफ़ी पीते, फिर हम शेयर भी करते कॉफ़ी कितनी फंटास्टिक। तस्हीह कैसे करनी है, ख़ुद को कैसे बदलना है, इसकी बात करेंगे माहिर ज़हनी अमराज डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जिन रवैयों की आज हमने निशानदही की रिपोर्ट में, ये तमाम रवैये क्या महज मनफी रवैये हैं या कि ये जहनी बीमारी है? देखिए, हर वो रवैया जो मनफी होता है और जब वो अपनी हुदूद क्रॉस कर जाता है तब वो जहनी बीमारी बनता है। एक चीज़ है जो मेरी जिबलत के अंदर शामिल है। कुरान ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा सूरह बकरा के अंदर, शैतान तुमको मुफलिसी से डराता है और हम अपने फ़ज़ल का वादा फरमाते हैं।
हमें ये अल्लाह का कलाम था, अल्लाह का कानून था। इंसान ने खुद एक कानून बनाया जो मैंने और आपने सब ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, मईशत के अंदर। वो ये कहता है कि जी डिमांड जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत कम होती है। जब सप्लाई बहुत कम होती है इसका मतलब है कि मुझे सप्लाई रोक के रख लेनी चाहिए, मुझे आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जिसके पास जो चीज़ है वो अपने पास रख ले, किसी को शेयर ना करे, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। ये है वो मुफलिसी। तो जब ये हमारी जिबलत के अंदर शामिल है। इंसान मजमुआ है खैर और शर का, उसके अंदर एक अच्छा इंसान है और एक शैतान है, साथ साथ, दोनों साथ साथ हैं। कौन उसके ऊपर गालिब आता है वो वैसे इंसान नज़र आता है मुख्तलिफ़ मौक़े के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मेरे अंदर, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। वो सॉफ्टवेयर उसको बताता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गलत है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, और कौन सी चीज़ गलत होने के बावजूद मैं इस्लाह कर रहा हूँ और बेहतर कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर हमारा हर वक्त, हर लम्हा, हर मोमेंट जो है वो चल रहा होता है। ये इंसान की जिबलत है, ये इंसान की नफ्सियात है। इसको कौन काबू रखता है? कानून। कानून किसको काबू रखे? जो आपने शुरू के अंदर, अभी जो इंट्रो के अंदर मेरी बहन ने आयत भी जो बात की थी कि अपने भाई के लिए वो भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मोमिन तो वही पूरी अगर आप रिवायत पढ़ेंगे तो इसका आगाज़ ही यहाँ से होता है कि वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते हैं। इसका मतलब ये कि मुझे और आपको सही और गलत के ऊपर कायम रखने के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत होगी, कानून की ज़रूरत होगी। कानून जब लागू ही नहीं होगा या कानून की वैल्यू बदल जाएगी, जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम की तब्दीली हो जाएगी और ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे सेनेट के इंतखाबात वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है और क्या नहीं हलाल है। जब हमारी नॉर्म्स ऐसी इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो उसमें यही रवैये नज़र आएंगे जिसका आपने सारे अपने पैकेज में आपसे यही चीज़ पूछना चाह रही थी कि एक तो ये कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें शायद अब इर्द गिर्द हर चीज़ ये देखने के लिए मिलने लगी है, इसलिए जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा सराहियत कर जाती है। आपके घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपके वालिदैन आपको ये नहीं सिखा रहे कि बेटा आपने बाहर भी जाना है तो पानी कम इस्तेमाल करना है, वॉशरूम का टिश्यू पेपर इस तरह बेदरेग नहीं इस्तेमाल करना, या कहीं किसी के घर जाना है तो आपने वैसा रवैया नहीं रखना कि बिल्कुल ही आपका बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल है। इसमें वालिदैन का किरदार भी बहुत ज़्यादा होता है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और जैसे कोई कहता है ना बच्चे, आप यकीन मानिए मेरी बड़ी दुखती रग है, बच्चे मासूम है, बच्चे गलत नहीं है। शादी के खाने में जब आप अपनी प्लेटें निकाल के लेके आते हैं भर भर के और 3 कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, वो बच्चे थोड़ी होते हैं, मैं और आप ही तो होते हैं, बड़े ही तो होते हैं। 2 चमचे रबड़ी की नहीं खा सकते, आधा किलो रबड़ी प्लेट में निकाल के लाते हैं, मैं और आप ही तो होते हैं, बच्चे थोड़ी होते हैं वो। तो हम जो है ये ख़ुद ये बता रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरस, हविस, बुग़्ज़, कीना हमारे अंदर, इसका तोड़ यही था कि हम शेयर कर लें, लेकिन हमें ये बताया कि हमें शेयर ही नहीं करना है। अभी वैल्यूज़ है ना, अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, अब हर मुसलमान, बड़े ज़्यादातर मुसलमान जो है वो सवाम अपनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, दबा के सामान रख रहे हैं, तरसाएंगे, 400 गुना कीमत के ऊपर जो है वो चीज़ें बेचेंगे, उसके बाद समझेंगे हम बख्शे हैं। ये तो बड़े कर रहे हैं ना, बच्चे कहाँ कर रहे हैं। हमारे रवैये जो है वो हमें ही, मैं बता रहा हूँ कि बहन, जब हम गलत को गलत नहीं समझेंगे और हम उसको डिटाई से उसको कबूल भी कर लेंगे तो फिर इससे बच्चे क्या, हम ही तो हैं, मैं और आप ही तो हैं जो ये काम कर रहे हैं। इमरान साहब, एक बात और, अभी पहले आपने जिक्र किया एक सॉफ्टवेयर का कि हर शख्स के अंदर एक सॉफ्टवेयर इदारा है जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं, जो बता देता है कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन हम तो इतने स्मार्ट हैं कि हम उसे डिसीव करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को, कोताहियों को जस्टिफाई करते हैं, हम खुद को जस्टिफाई करते हैं और अपने ही दिल में करते हैं। यानी हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ज़मीर को जस्टिफाई कर रहे हैं और हम उसे बेसिकली ये बता रहे हैं कि नहीं, हम सही हैं, हम सही रास्ते पर हैं। और हमने अगर गलत कर दिया तो हम उसको भी अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, अच्छा ये मैंने इसलिए किया था चूँकि ये हुआ था। आपके 100% बात दुरुस्त है। यही तो वो नफ्स अम्मारा है ना, यही तो वो शैतान की आबियारी है, यही तो वो मेरी हिरस और हविस जो मुझे इंस्टेंट चाहिए। देखिए, इंसान की जिबलत भी हैवान की तरह, मुझे इंस्टेंट चाहिए, लेकिन इंसान के ऊपर कानून लागू होता है ना, हलाल और हराम का कानून लागू होता है, जायज़ और नाजायज़ का कानून लागू होता है, रिश्तों की हुर्मत जो है वो उसका जो है वो कायम होता है। लेकिन जब इंसान अपनी ये गलती करता है और ढिठाई से करता है, वही तो फ़िरौन, नमरूद, हामान, यही तो किरदार हैं जो हम हर वक्त बन जाते हैं। कानून हम हर वक्त बन जाते हैं, मेरा पैसा मेरी मर्ज़ी ना दूँ, ये कानून ही तो है। मैं अब जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ खुद कि मैं
इस्तेसाल करूँगा, लेकिन उसके बाद एक वजीफ़ा पढ़ूंगा और मैं जन्नत में चला जाऊँगा। मुसलमान की तो ये खुशफहमी बाहर नहीं निकल रही कि वो दुनिया का हर बुरा काम करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की अलल ऐलान तौहीन करके भी वो जन्नत में जाएगा। वो उस खुशफहमी से बाहर नहीं निकल रहा। तो जब उसको ये पता है कि मेरा एहतिसाब होना ही नहीं है दुनिया के अंदर, वो एहतिसाब कोई कानून हमारे माशरे के अंदर कानून है ही नहीं, घरों के अंदर हमारे कानून की पासदारी है नहीं, तो फिर वो एक इंसान अपनी शैतान ही की आबियारी करेगा ना, उसकी जस्टिफिकेशन ही निकालेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि यार मैं तो बच जाऊँगा, ये तो बिल्कुल सही है, हालात ही ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, अब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जब आपकी वैल्यूज़ इस तरह चेंज होनी शुरू हो जाएँ, इज्तिमाई तौर के ऊपर चेंज होनी शुरू हो जाए और वो एक्सेप्टेबल हो जाए, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, सूद लेना मेरे माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल हो चुका है ना। तो जब ये एक्सेप्टेबल हो गया है तो फिर मैं किस चीज़ से डरूंगा? अल्लाह और अल्लाह के आखिरत के दिन से डरो। अल्लाह से तो मैं डर नहीं रहा हूँ दुनिया में भी, आखिरत में मुझे यकीन है कि मैं वैसे ही कुछ भी करके मैं तो जन्नत में जाऊँगा, हर हाल में बस मैं जन्नत में जाऊँगा। तो जब तक मुझे पता है कि मैं फ़ेल ही नहीं होऊंगा, सारी बात यह है कि वो उस बच्चे को चीटिंग से आप कैसे रोकेंगे जिसको ये गारंटी आपने दी हुई है कि तुम कुछ भी कर लो तुम फेल नहीं होगे, फिर वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? बिल्कुल ठीक है। नहीं, इससे हम ये समझ सके आज कि कोशिश करनी है, ये रवैया नहीं होना चाहिए कि अच्छा कुछ जुल्म करते मैं बर्दाश्त करूँगा, मैं मुकाबला करूँगा, मैं साबित करूँगा कि ऐसा जो है वो गलत है। बजाय इसके ये होना ही चाहिए कि उस शख्स को अकेले में समझाया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। हो सकता है उसका ज़मीर सो गया हो तो उसको बताना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा। जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो भी कर सकता है, जो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी है ये कि अगले का हाथ रोका जाए। वक्त हो गया ख़त्म। इमरान यूसुफ साहब साथ मौजूद थे और इससे अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपसे मुलाकात हम करेंगे पीर को, सैटरडे एंड संडे। कीप वॉचिंग नया दिन, यानी बेस्ट ऑफ नया दिन। बहुत सा ख्याल रखिए, वीकेंड पे जो मर्जी प्लान कीजिए लेकिन उस प्लान का हिस्सा मास्क ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू जी। तालीमी इदारों से मुतालिक बड़े फैसले। कोरोना से मुतासर अजला में 1 से 8वीं तक क्लासेस नहीं होंगी। मुतासरा अजला की तादाद 13 है। 28 अप्रैल तक क्लासेस अब नहीं होंगी। 9 से लेकर 12 तक इम्तहानात मई के 3rd वीक में होंगे। ए लेवल्स की अगर हम बात कर लें या ओ लेवल्स की बात करें तो इससे मुतालिक कहा गया इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ओ लेवल के एग्जाम्स पहले डिले हो चुके हैं, ए लेवल के एग्जाम्स डिले नहीं हो रहे। सवाल यह है क्या ए लेवल के स्टूडेंट्स तैयार हैं? और जब बाकी एग्जाम्स डिले हो रहे हैं तो इन बच्चों के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? दैट इज द रीजन वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करें। इसी पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे मोहम्मद हशाम और शहीर नवीद, दोनों स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ ही साथ जिब्रान नासिर हमें ज्वाइन करेंगे, समाजी कारकुन है। जिब्रान, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी। गुड मॉर्निंग। कहिएगा, आप ए लेवल के बच्चों की सपोर्ट में बाहर आए हैं, सारे मामले को लेकर बच्चे जो एहतजाज कर रहे हैं और पेपर मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम में मदू करने के लिए शुक्रिया इस मौजू के ऊपर। इस वक्त मैं बज़ाते ख़ुद तो कोई एहतजाज नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान के हज़ारों लाखों तलबा जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशंस के तहत ए लेवल्स और ओ लेवल्स के इम्तहान देते हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज ज़रूर है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि एक तरफ में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की 3rd वेव आई हुई है। आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं, आप वीकेंड्स पर मार्केट बंद कर रहे हैं, अब शादी और बाकी दीगर समाजी जितनी भी रसूमात है उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये जो वेरियंट नया UK का है ये बच्चों को बड़ा मुतासर करता है और बच्चों से वालिदैन को लगता है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं इम्तहान हो रहे हैं तो वो ए लेवल्स के हो रहे हैं, बाकी मैट्रिक के और इंटर बोर्ड के इम्तहान भी मुलतवी होकर जून तक चले गए। उनका तो खैर सिलेबस भी रिड्यूस हो गया। यहाँ ना कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ना यहाँ पे कोई पोस्टपोनमेंट की बात की गई है, बल्कि आप फिज़िकल एग्ज़ाम के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं। जबकि मज़े की बात यह है कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जिनके मातहत ये इम्तहान हो रहे हैं, उन्होंने ख़ुद एक पूरी दुनिया के अंदर ऑप्शन दिया है जो बहुत सारे मुल्क तेज़ रफ्तारी के साथ अपना रहे हैं, जो कि स्कूल असेस ग्रेड्स का, यानी कि जिन स्कूलों के अंदर बच्चे ज़ेर तालीम है वही स्कूल बच्चों स्टूडेंट्स की पूरे साल की कारकर्दगी को देखते हुए और कुछ और उन्होंने मैकेनिज़म्स बताए हैं, उसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट करें कि इस बच्चे का एक्यूमेन, इस बच्चे की कारकर्दगी कैपेबिलिटी इस ग्रेड की, और वो ग्रेड फिर कैम्ब्रिज उनको जो है मोस्ट लाइकली ऑफर करेगा। बांग्लादेश ये काम कर रहा है, सऊदी अरब ये काम कर रहा है, कतर कुवैत में ये काम हो रहा है, गल्फ़ के बाकी मुल्कों में काम हो रहा है। पाकिस्तान फॉर सम रीज़न चाहता है कि नहीं, हम बच्चों को ख़ास मुश्किल सिचुएशंस में डालें, ख़ास मेंटल स्ट्रेस में डालें, और हम ये ऑप्शन ना लें। और जैसे बाकी मुल्क जो हैं बच्चों की सेहत को तरजीह दे रहे हैं, उनके राइट टू लाइफ को तरजीह दे रहे हैं और उनके एकेडमिक इंटरेस्ट को साथ में प्रोटेक्ट करते हुए हमारी हुकूमत नाकाम नज़र आती है ये काम करने से। और इसमें दूसरा बड़ा जो हमें तहफ़्फ़ुज़ है वो ये
कि इन्हीं स्टूडेंट्स ने जो इम्तिहान देने पे पाबंद हैं और मुश्किल हालात में इम्तिहान देने पे पाबंद हैं, इनका कल मवाजना बाकी मुल्कों के बच्चों के साथ किया जाएगा, स्टूडेंट्स के साथ किया जाएगा, जो कि स्कूल असेस ग्रेड्स के तरीके से आराम से कन्वीनियंटली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपनी वैल्यूएशन करवा रहे हैं अपने स्कूल से। तो हम तो फॉल बिहाइंड कर जाएंगे, हम तो इंटरनेशनल फोरम पे भी उनसे जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं लोकल मुकाबला देखूँ तो लोकल मुकाबले में देखा जा रहा है कि थर्ड वेव के दौरान मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान फिलहाल नहीं हो रहे, वो आपने पोस्टपोन किए हैं और उनका सिलेबस भी आप साथ में रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी इनको डिसएडवांटेज कर रहे हैं। ठीक है जिब्रान नासिर, आपने थोड़ा अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया। हशाम, कमिंग टू यू, अगर इन हालात में भी इम्तिहान होता है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इम्तिहान देते हैं ए लेवल्स के, उससे क्या फ़र्क होगा? और इसके साथ साथ आप लोगों ने एहतजाज भी किया, उस एहतजाज ने कोई रंग भी लगाया या उसके बावजूद आप लोगों को कहा गया कि नहीं भाई चुप हो जाइए, पेपर्स देने होंगे? देखें, अगर अभी हम लोग पेपर्स देते हैं तो हमारी जो ग्रेडिंग होती है थ्रेशोल्ड के सिस्टम से होती है, मतलब एक कर्व बनता है। सपोज़ अगर आपका एक ए बिज़नेस में सपोज़ ले लें कि 100 में से 50 पे आउट ऑफ 100 आपका एक ए ग्रेड है, तो अभी वो जो ए ग्रेड 50 पे होता है वो 70 पे चला जाएगा। तो हमें पूरे हमारा जो जोन पूरा है उसमें सबके पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, तो जो कर्व की वजह से हमारे मुल्क में ग्रेड्स कम आएंगे। एक तो हमें इंटरनेशनली ये नुकसान हो गया पेपर देने की वजह से, दूसरा कोविड की सिचुएशन वो तो आपके सामने है ही। अगर पेपर देने हम लोग सपोज जाते हैं और मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री से एक पॉइंट भी एक थोड़ा सा भी ऊपर होता है तो मुझे कहा जाएगा कि आपके क्योंकि आप पेपर नहीं दे सकते। और कैम्ब्रिज ने कहा कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अगर आप लोग पेपर अगर आपको कोविड होता भी है तो हम लोग उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती और उसके बाद मुझे अगला पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। मैंने अगर मेरे टोटल 9 पेपर्स हैं, 9 कंपोनेंट्स हैं और एक भी कंपोनेंट मिस हो जाता है तो मुझे अगला पूरा साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक एहतजाज की बात है, एहतजाज हमने हर जगह की है, हर मुल्क में, हर शहर में की है पाकिस्तान के। और एहतजाज के बाद हम लोगों की मुलाकात भी हुई है, मेरी पर्सनली भी शफकत महमूद साहब से मीटिंग हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने फिर? उसमें भी उन्होंने 2 मिनट दिए थे मुझे मीटिंग में, और उसमें उनके पॉइंट्स मेरी समझ में नहीं आई। उनकी शफकत महमूद साहब खुद भी एग्री करते थे हमारे पॉइंट से, उनके एडिशनल सेक्रेटरी जो थे वो उन्होंने भी। लेकिन उसके बावजूद फिर क्या वजह है कि इस चीज़ को माना नहीं जा रहा? साथ रहिएगा शहीर, आपकी जानिब आऊँगी। आप बताएं कि आप लोग क्या चाह रहे हैं कि पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएं आप लोगों के, या फिर पोस्टपोन हो जाएं, डिले हो जाएं? आप लोग चाह क्या रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखें, पहली बात तो ये थी कि हम चाह रहे थे कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए जाएं, जिस तरह एफएससी और मैट्रिक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और हमारा सिलेबस में रिडक्शन आ जाए। लेकिन कैम्ब्रिज एक इंटरनेशनल बोर्ड है जिसकी वजह से ना तो वो सिलेबस रिड्यूस करता है, ना तो वो किसी भी मुल्क के लिए अपना टाइम टेबल चेंज करता है। तो इसी तरह कैम्ब्रिज ने हर मुल्क को, सारे ममालिक में एक ऑप्शन दे दी कि अगर आपके पास कोविड की सिचुएशन कंट्रोलेबल है, अगर आपकी कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है तो आप एग्जाम्स कंडक्ट करवा लें, और अगर आपके पास कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप बराए मेहरबानी प्लीज़ एग्जाम्स मत कंडक्ट करवाएं। और बड़े मुल्क हैं, बड़े ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे, कतर, यूएई। लेकिन क्या शहीर पोस्टपोन करने की भी ऑप्शन हुकूमतों को दी गई है? नहीं, हुकूमतों को नहीं दी गई। क्योंकि तो फिर कैसे कर दें? फिर पोस्टपोन कैसे कर दें? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, अगर पोस्टपोनमेंट की ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास कैंसिलेशन है। कैम्ब्रिज ने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप एग्जामिनेशन कैंसिल कर दें या तो कंडक्ट करवा लें। दुनिया भर के ममालिक में कैंसिल करवा दी गई हैं जहाँ कोविड के केसेस कम भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है, मेरे से बेहतर पता है कि 5000 प्लस केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा जा रहा है। तो कोविड तो बिल्कुल सिचुएशन में कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन में क्या एग्जाम्स करवाएंगे तो बच्चों के फ्यूचर्स और उनकी जानों दोनों पर बहुत बड़ा मसला होगा। और इसीलिए फिर आप लोग सरापा एहतजाज भी हैं। ठीक है, शहीर हमारे साथ मौजूद है, बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ हशाम मौजूद है, आपका भी बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू जिब्रान ने भी अपना इस पर कॉमेंट दिया। तो जनाब, अभी हमने करना ये है, एक ब्रेक लेनी है। जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। जहाँ पर हम बहुत सारे मसलों की बात करते हैं वहाँ एक अहम मसला ये है कि शायद बहुत सारे लोग ट्रैफिक कवानीन से लाइल्म हैं। मसरूफ़ शाहराहों पर कम उम्र ड्राइवर्स की बढ़ती तादाद ना सिर्फ उनकी अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में मुब्तला कर देती हैं। और आए रोज़ आगाही मुहिम के बावजूद सोशल मीडिया पर बच्चों के गाड़ियाँ चलाने की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आती रहती हैं। ये कम उम्र ड्राइवर्स किस कदर ख़तरे की अलामत है और इनकी वजह से कितने हादसात होते हैं, इस पर जहांगीर खान ने रिपोर्ट तैयार किया। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। शहर की सड़कों पर चलता फिरता खतरा, कम उम्र ड्राइवर्स, जिम्मेदार कौन? वालिदैन, ट्रैफिक पुलिस या वो खुद?
इन्हीं कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से आए रोज ट्रैफिक हादसात और इंसानी जानों का ज़िया होता है। लाहौर में 40 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें चलाने वालों की बड़ी तादाद कम उम्र ड्राइवर्स की है। रेस्क्यू 1112 के आदादो शुमार भी इसी हकीकत को बयान कर रहे हैं। रवा बरस के पहले 3 माह के दौरान 2000 से ज़ायद कम उम्र ड्राइवर्स के हादसात हुए। पिछले साल के डाटे को अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो 60,000 से ज़ायद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, जिनके ऊपर रेस्क्यू 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है। और इसमें तशवीशनाक बात यह है कि 7,000 से ज़ायद वो एक्सीडेंट है जो अंडर एज ड्राइवर की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। बेसिकली वो ड्राइवर तो थे नहीं, कि ये वो 7,000 लोग हैं जिन्होंने और 7,000 को अपने साथ इन्वॉल्व किया होगा और इनकी वजह से मजीद 7,000 लोग जो हैं वो जख्मी हुए होंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कम उम्र ड्राइवर्स को गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से रोकने के लिए बार बार मुहिम चलाई गई, लेकिन वालिदैन भी तो अपना किरदार अदा करें। अंडर एज जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई हैं, रूटीन में इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि जितने भी ये जो हादसा हम देखते हैं उसमें एक मेन जो वजह है ये अंडर एज ड्राइवर्स हैं। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जो इनके पेरेंट्स हैं या जो इनके जो स्कूल टीचर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि बच्चों की इस्लाह करें, उनको मोटरसाइकिल वगैरह ना दें, उनको बाहर ना निकलने दें। गुज़िश्ता साल के दौरान 15,598 बार वालिदैन को कम उम्र ड्राइवर्स के चालान करके आगाह किया गया, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के गाड़ी चलाने की वीडियोस मंजर-ए-आम पर आती रहीं। वालिदैन, उस्ताद और ट्रैफिक पुलिस सब कम उम्र ड्राइवर्स की हौसला शिकनी पर मुत्तफिक हैं, लेकिन कहीं कोई कमी है जो ऐसे हादसात में इजाफे का बायस बन रही है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कहीं बैठे हों और कोई टॉपिक हो तो हम सब ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक भी हम जानते हैं? और क्या ये मसला सिर्फ ट्रैफिक कवानीन का है या कि ये मामला बैड पेरेंटिंग का भी है? क्या एज अ पेरेंट हम नहीं जानते कि बच्चों की जब तरबियत करनी होती है तो किन मामलात का ख्याल रखना होता है? जैसे कि आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने गुफ्तगू की कि इवन मेरे मोहल्ले में एक बच्चा जो कि बाइक पर आता है, मैं जब उसे देखता हूँ मैं उसे रोक लेता हूँ, मैं इंतज़ार करता हूँ कि शायद उसके वालिद साहब आएंगे, मैं उनसे पूछ पाऊँ कि आप बच्चे को ये बाइक निकालने की इजाज़त क्यों देते हैं। ये जो मामलात हैं इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सैयद हमाद आबिद साहब ने, CTO लाहौर हैं। सर वेलकम टू द शो। सर रिपोर्ट हमने देखी, अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा बच्चा है, मेरी गाड़ी है, मेरा बाइक है, मेरी सड़क है, मेरा मोहल्ला है, मेरा इलाका है, मेरा शहर है, इजाज़त है मेरे बच्चे को चलाए वो, सर ये जो ये रवैया है और ये जो गुफ्तगू है ये कितनी ख़तरनाक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मुझे इनवाइट करने का इस इंतहाई इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, ये जो रवैया है ये इंतहाई ख़तरनाक है जी। यही जो हमारे रवैये हैं ये हमारे फिर कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाते हैं और अल्टीमेटली नुकसान होता है, जिससे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाई। और इसके अंदर ऑब्वियसली जिम्मेदारियां शेयर्ड हैं। पेरेंट्स के भी आपने बड़ा अच्छा पैकेज इन्होंने चलाया है, इसमें तमाम जिम्मेदार हैं ऑब्वियसली। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आप लोगों के पी चैनल पे चली एक 6 साल का बच्चा बिल्कुल गाड़ी चला रहा है मेन कैनाल के ऊपर। वो खैर हमने ट्रेस की, उसको पकड़ा, उसके वाले साहब को भी हमने गाड़ी भी डिटेन की। ये चीजें आए दिन होती रहती हैं, तो उसके अंदर हमें सबको अपना पार्ट प्ले करना है एज अ सोसाइटी। हम अपनी महदूद कैपेसिटी में, मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक 15,000 की, जैसे आपने भी बताया कि 15,000 प्लस लास्ट ईयर की, अभी भी हमने कोई राउंड अबाउट 2,000 के करीब चलान्स किए। हम सिर्फ चलान ही नहीं करते, हम लोग एक 1 स्टेप बियॉन्ड आवर कॉल ऑफ ड्यूटी भी कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स से एफिडेविट भी ले रहे हैं, बयान हल्फी भी लेते हैं कि आपका बच्चा दोबारा आएगा तो फिर सख्त कार्रवाई मजीद इससे करेंगे। हमने तो कानून में रह के जो प्रोविजंस हैं उसका इस्तेमाल करना है। सर मैं मैं इस कानून से मुताल्लिक ये आपसे जानना ही चाह रहा हूँ सुनने वालों के लिए, क्या घर के अंदर अगर मतलब बड़ा घर है और इतनी जगह है कि वहाँ पर कोई बच्चा गाड़ी या बाइक चला सके, लॉ क्या कहता है सर कि उम्र क्या होनी चाहिए? क्या 18 साल से कम उम्र बच्चे को किसी भी जगह पे, वो कनेक्टिंग रोड हो, वो लिंक रोड हो, वो मोहल्ले की गली हो या वो घर का अहाता हो, क्या इजाज़त है?
नहीं जी, नॉट एट ऑल। इसीलिए 18 साल एज मुख्तस की गई है। जब आपका आईडी कार्ड वैलिड होता है 18 ईयर्स पे, उसके बाद आप अपना लर्नर अप्लाई करते हैं, यू गेट अ लाइसेंस। उससे पहले कतई इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि लर्नर इसलिए दिया जाता है, वो 42 दिन का जो टाइम होता है कि उसके अंदर आप गाड़ी सीखें और फिर आप प्रैक्टिकली लाइसेंस लेके रोड पे आएँ। अच्छा। दूसरा ये है कि स्कूल्स में मैं आपको बताऊं, हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हमें डिस्करेज करना है ये वाला ट्रेंड। उनकी जब वालदा को हमने पूछा, जो बच्चा 6 साल का गाड़ी चला रहा था, उसने कहा कभी कभार चला लेता है, और उनको कोई नदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तो ये रवैये इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल हमारे साहब, हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि ये डिस्कस हम इसलिए करें ताकि पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं एटलीस्ट उन तक आगाही पहुंचे कि ये ऐसा मामला नहीं है कि आप इसमें बच्चे को थपकी देंगे, हमारा बच्चा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये खतरा उनके बच्चे के लिए भी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी के लिए भी। मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल देता हूँ। 2 दिन पहले की बात है, तो लाहौर में PS नवाब टाउन के एरिया में एक 13 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था। अच्छा। और एक 41-42 ईयर्स का रोड क्रॉस करा था, एक साहब उनको हिट किया एंड ही डाइड। तो ये वाले हैं इसके रिपरकशंस जो इंतहाई हौलनाक हैं और खौफनाक हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम डिस्करेज करने के लिए हम गाड़ियां भी इम्पाउंड करते हैं 115 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत। सही। इसके अंदर हम गाड़ी को इम्पाउंड करते हैं, 2-3 दिन गाड़ी बंद रहती है ताकि उनको थोड़ी तकलीफ हो, उनको लेकिन क्या पेरेंट्स के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है सर? जी, मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन जो इसकी वायलेशन है वो वायलेशन टिकट हम उसको जारी करते हैं, गाड़ी को इम्पाउंड करते हैं, 2-3 दिन गाड़ी बंद रहती है। आपको लगता है सर कि कानून ऐसा आना चाहिए कि अगर ऐसा वाकया हो, जिस तरह आपने तो एक एक्सट्रीम चीज़ अभी हमसे शेयर की कि एक बच्चा चला रहा हो गाड़ी और इस तरह किसी की डेथ हो जाए, आपको लगता है कि सख्त कवानीन में ये ज़रूर होनी चाहिए शक कि अगर कोई बच्चा इस तरह से बाइक या गाड़ी चला रहा होगा और हादसे से अलावा भी? ऑब्वियसली जी, मैं समझ गया, बिल्कुल ऑब्वियसली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चा तो है, उसके बड़ों के ऊपर बिल्कुल लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने अभी एनहांसमेंट ऑफ ट्रैफिक फाइन्स प्रपोज की हैं, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल प्रिंसिपली दे दी है। तो उसमें हम चूंकि 1965 का बना हुआ है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, छोटे छोटे पेटी फाइन्स हैं, उससे आपको बेहतरी नहीं आती, सुधार नहीं आता, तो उसके लिए हमने एनहांसमेंट भी हम कराने जा रहे हैं, तो उससे भी कदरे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। मतलब मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या हम आगे आने वाले दिनों में देखें कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जाए, बड़े अच्छे तरीके से उन्हें आगाही दी जाए, अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि आए रोज़ वीडियोज़ का आना शायद इस बात को बताता है कि लोगों में आगाही नहीं है या फिर लोग अब खौफ नहीं रखते। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक तो आगाही भी है, सबको पता है ये कानून है, लोग अज़राए मजबूरी भी चलाते हैं। जब हम लोगों को अल्टरनेट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेरी राइट, तो लोग, गुर्बत है, गरीबी है, वो उसका सहारा लेते हैं कि हम क्या करें, हमने एक काम पे भी जाना है, माँ को लेके जा रहा होता है छोटा बच्चा या बहन को लेकर जा रहा होता है। बिल्कुल, तो ये इश्यूज भी हैं जी, इसको एड्रेस करना होगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली इन बिग सिटीज़। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और आपने इसको भी किया। वेलकम बैक। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हवा में नमी के तनासुब में कमी के बायस हम देख रहे हैं कि होंठ फटने लग गए हैं और नाक से खून बहने के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। यही नहीं, मौसम खुश्क और हवा में कम नमी के बायस सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है जनाब। अब ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम घर में ना अपनी तौर पर टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं और होता ही है कि फिर हम मुश्किल में फंस जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस पर तफसीलन बात करने के लिए हर्बलिस्ट डॉक्टर बल्कीस हम सब की आपा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम तो ठीक है, आप तो इतनी माशाल्लाह से ग्लो कर रही हैं और इतनी फ्रेश लग रही हैं ऐसे मौसम में। क्या राज है? ये कराची में रहते हुए कैसे ऐसे कैसे? अच्छा, कपड़ों का राज तो ये है कि यही स्त्री थे तो मैंने पहन लिया। अच्छा, फ्रेशनेस के लिए देखिए पानी। आप जब मतलब कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नज़र आओगे। मैं हमेशा ही जुमला बोलती हूँ, जो आप खाओगे, आप ये नहीं समझना आप वो नज़र आओगे जो आप लगाओगे। आपको फिर लगाना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा अपनी स्किन को, मतलब कि ग्लोई लुक देने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि कम खर्च ऊपर से लगाने पे करें तो अंदर खाने पे ज़्यादा खर्च करें। ओके, अच्छा खाएं, अच्छा खाएं और फ्रेश खाएं। बिल्कुल। तो देखिए, ये मौसम जब ये वाला ठंडा गर्म वाला मौसम जब आता है ना, तो मार्केट में एक चीज़ आ जाती है, खरबूजे। यस, बेशुमार हैं। सबसे पहले आ जाते हैं। और आप यकीन करें, पम्पकिन सीड ऑयल या खरबूजे का तेल भी या चारों मगजियात का तेल भी अगर सिर्फ होंठों पर लगा लिया जाए ना, तो आपके होंठ फटने से बच जाते हैं।
ओके जी बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि हम देखते हैं कि ये होंठ फटना तो सर्दियों में ही होता है ना, अब तो चले हवा में नमी का तनासुब कम है, और जो ये हम देख रहे हैं कि स्किन भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि फटना शुरू है, ड्राई है, गर्मी में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसकी भी वजह यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर उसके लिए क्या, जैसे सर्दियों में हम देखिए मैंने कहा कि खरबूजे खाएं भी, खरबूजे लगाएं भी। जैसे लगाने के लिए हमेशा जब उसको काटें तो एक येलोइश पार्ट होता है, लेकिन वो जो है उसके कोलेजन, उसके वो चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी सीड्स के साथ होता है, सीड्स के साथ होता है। उसको हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, ख़वातीन रिमूव कर देते हैं, तो वो ऐसे मल लें, उसको मल लें, और जो बीज है वो फेंके नहीं। हाँ, उसको खुश्क करें और उसको खाएं ना, अब्बा करते थे ये। बिल्कुल, सब पुराने निकाल देते थे, उसको खुश्क करते थे और फिर खाते थे। अच्छा, और उसको खुश्क करने के बाद उसको पीस लें, जैसे उसको बीज निकाल के उसको अगर पीस के बच्चों को अगर आप उससे स्क्रब करें तो जो माएँ स्किन के लिए बच्चों के लिए परेशान होती हैं और वो कहती कि उनका कलर थोड़ा डल हो गया, हालांकि मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप नेचुरोपैथी में रहें बच्चों के लिए स्पेशली, तो आप वो कीजिए, उससे उनकी स्किन जो है ना हाइड्रेट होगी। अच्छा ओके। अच्छा। लेकिन सॉरी सर्दियों में तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर होंठ फट रहे हैं या इवन पाँव की एड़ियाँ फट रही हैं तो ऑयल्स का इस्तेमाल कहा जाता है कि इवन कोकोनट ऑयल भी आप पी लें। जी। क्या गर्मी में भी ऐसा ही करें, इस मौसम में भी ऐसा ही करें? जी बिल्कुल ऐसे ही करें। अच्छा, सबसे और ना अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए एक और चीज़ है। अच्छा, गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं कि ग़िज़ाएँ वही रखते हैं, पानी नहीं पीते, खाने की चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं। नाफ में सरसों का तेल लाजमी डालें गर्मियों में भी। अच्छा, आप एक चीज़ मुझे ज़रा समझाएं, ये कहते हैं कि जैसे नीम का तेल डालें इस चीज़ के लिए, सरसों का तेल डालें नाफ में इस चीज़ के लिए, बादाम का तेल जो इस्तेमाल करें नाफ में इस चीज़ के लिए, ये वाकई मुख्तलिफ तेल जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ अफादियत होती है? देखिए नेचुरोपैथी में ना पर्सन टू पर्सन जो रिसर्चेज हुए हैं इंसानों पर ही हुई। अच्छा, सही, और कलेक्शन जो नॉलेज है वो भी इंसानों पर ही है, तो बिल्कुल काम करती है। अब साइंटिफिक एविडेंस इसका नाफ में तेल डालना तो साइंस मानेगा ही नहीं, है ना, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप बीच का रास्ता इस्तेमाल करें, करके देखें। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो तो बादाम, आलमंड बहुत अच्छा है। जिनको स्किन डिजीज़ होते हों उनके लिए नीम या सरसों का तेल बहुत अच्छा है, या जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हों तो वो भी नीम भी डाल सकते हैं, सरसों भी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब होता क्या है कि कुछ को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कुछ को कुछ सूट करता है, तो आप अपने आप को पहले जानिए कि आपके जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या चीज़ आपके लिए सूटेबल है। अच्छा, अक्सर गर्मियों में, ना सिर्फ इस मौसम में बल्कि गर्मियों में ये होता है अमूमन बहुत सारे लोगों के साथ कि नक्सीर फूट जाती है। बिल्कुल, नक्सीर फूट जाती है, इसके लिए कलौंजी बहुत अच्छा है कि कलौंजी को सूंघ लिया करें। और अगर नक्सीर गर्मियों में बहुत ज़्यादा जैसे फूट रही है तो यहाँ पर ठंडा पानी यहाँ डालना चाहिए और यहाँ मसाज करना चाहिए। अच्छा, नक्सीर फूट रही हो तो फ़ौरन ना पकड़ें, ये गलत होगा। अच्छा, ये गलत होगा। अगर मतलब निकल रहा है, खून निकल रहा है तो निकलने दें। अब उस वक्त जब माएँ बहुत घबरा जाती कि अब क्या करना है। अच्छा, ऐसे लोगों को पपीता ज़रूर खिलाया करें, और लाल लाल चीज़ें बहुत, गर्मियों में पपीता आता है ना, देसी पपीता तो गर्मियों में ज़्यादा होता है, और तो ये करेंगे तो आप देखेंगे इससे नक्सीर फूटना, इवन के किसी को अगर ब्लिस्टर्स पड़ते हों, कुछ लोगों को होता है कि ऐसा लगता है जैसे चोट लग गई, लेकिन चोट नहीं होती है, वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसमें भी खरबूजा बहुत काम आता है। और शरबत फौलाद पिलाना आपको फौलादी बनाने के लिए। क्या बात है। बीट और बाइंडिंग होता है ना, कुछ में आयरन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है, F8, फिर बहुत सारी चीज़ें और साइंटिफिक आ जाती हैं। तो आसान घरेलू नुस्खा तो यही है कि सीधा सीधा यहाँ ठंडा पानी और मौसमी फलों का इस्तेमाल ज़रूर। एक और चीज़ आपको ज़रा बता दें, पानी ना पीना या जिस्म में पानी की कमी होना, इसकी वजह से नाक से खून आता है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, वो हवा में नमी का तनासुब और खुश्क हवा उसकी वजह से है। ये एक वजह ये होती है। इसके अलावा भी वजह ठंडा गरम, बिल्कुल ठंडा गरम होने से भी होता है। एकदम एसी से आप तत्ती दोपहर में बाहर निकल गए। कुछ चीजें साइंस मानते, कुछ नहीं मानते, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई बीच का रास्ता करें। ठंडा गरम होने से भी हो सकता है, और आप अगर एनेमिक हो तो भी हो सकता है, F8 मतलब कि वो है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे वजूहात होती है जिसकी वजह से होता है। आयरन हमारा बाइंडिंग एजेंट है, बाइंडर नहीं होता तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, यूँ तो इस सेगमेंट में कॉल्स आती हैं, लेकिन इस बार मैसेज आ रहे हैं। अवैस हैं, उनका मैसेज भी आया है, उस्मान उनका मैसेज भी आया, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ आपसे। वो रहते तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़ी खूबसूरत प्यारी जगहों पर रहते हैं, गिलगित में और नॉर्थ में, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि होंठ बहुत फट रहे हैं, स्किन बहुत ड्राई है, पानी पी रहे हैं, फिर भी मामला कुछ सेट नहीं है, तो मशवरा दें आप।
अच्छा, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग कॉल करें तो उनके लिए सबसे बेहतरीन है खुबानी। सूखी खुबानी को रात को भिगो दें, सुबह ब्लेंड करके पहली चीज़ खुबानी का इस्तेमाल करें और खुबानी का तेल ही होंठों पर लगाएं। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नाक नक्सीर जिनकी फूटती है उस वक्त नहीं, लेकिन कलौंजी का तेल बहुत अच्छा होता है, एक एक ड्रॉप वो ज़रूर डाला करें। ये नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, नॉर्दर्न एरिया हर जगह के लिए, लेकिन नॉर्दर्न एरिया के लिए ज़्यादा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कहा जाएगा कि क्रीम का इस्तेमाल करना है तो हमारी स्किन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मैं कराची की बात कर लूँ तो कौन सी ऐसी क्रीम्स लगानी चाहिए, उसमें क्या इंग्रेडिएंट देखकर हम क्रीम्स का इस्तेमाल करें इस मौसम में? देखिए, फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ की फॉर एग्जांपल ऑयली स्किन के लिए, आप देखिए कि उसमें एलोवेरा हो, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल हो, और हम हमेशा रोज़मेरी का सुनते कि बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और फिर वैसे मैं पाकिस्तान के लिए ही काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी चीज़ें प्रमोट हो, तो हमारे यहाँ स्किन सर्जन एक बूटी होती है, उसको कहते हैं सी बकथॉर्न। अच्छा, मुश्किल नाम है, काम अच्छा करती होगी। बेहतरीन, और पूरी दुनिया में उसको माना जाता है स्किन सर्जन। उसमें लाइम से यानी नींबू से ज़्यादा विटामिन सी होता है किसी ऑयल में। अच्छा। और अगर उसका पूरा निकाला जाए, उसका ऑयल निकाला जाए, तो ऐसा लगता है जैसे फॉलिक एसिड आप सूंघ रहे हो। जैसे उसमें उसकी खुशबू ऐसी होती है कि तुरशी भी होती है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे फॉलिक एसिड की खुशबू आ रही है। वो पीने के लिए भी बेहतरीन ऑयल है नॉर्दर्न एरिया वालों के लिए, और लगाने के लिए भी बेहतरीन ऑयल है। दोबारा नाम बता दें। सी बकथॉर्न, आप लोग सर्च कर लें, जल्दी से नोट कर लें। इसको वैसे कहते हैं स्किन सर्जन। सोच लें, आप यकीन करें मेरी प्रैक्टिस में अगर किसी की स्किन जल जाती है, रोजेशिया हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, नहीं सही हो रहा, मैं पूरी दुनिया में यहाँ अपने सारे पेशेंट को कहती हूँ आप किसी फार्मेसी में जाएं, सी बकथॉर्न ऑयल लें, लगाएं। लोग प्रमोट मोरक्कन ऑयल को बहुत करते हैं, आर्गन ऑयल को बहुत करते हैं। बिल्कुल। कि आर्गन ऑयल, लेकिन आर्गन ऑयल से मेरे हिसाब से 100% ज़्यादा बेहतर काम करता है। इस पर आपने कोई डिटेल्स, मैंने सुना एक वीडियो भी बनाई है। जी, मैंने वीडियो बनाई है। चलो जी, ये वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा ताकि आप उसको डिटेल से देख सकें। आप कोई और टोटका जो कि हमने सवाल नहीं किया लेकिन आप देना चाह रही हो, क्योंकि आगे गर्मी का मौसम। देखिए, तुख में बालंगा का इस्तेमाल करें। अच्छा, ग़िज़ाएं नमक कम खाएं, और जो अल्लाह ताला, अभी देखिए फालसे आ जाएंगे, अभी तरबूज आ गया, खरबूज आ गया, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। और खुदारा अपनी ग़िज़ाएं जो है वो जैसे दाल, चावल, लौकी, लौंजी, जैसे केरी की लौंजी बनती, इस तरह के करें, क्योंकि हमारा ज़बान का जायका ऐसा है कि हम पूरे साल पाए खाते, पूरे साल निहारी, पूरे साल बिरयानी, पूरे साल जंग्स, इनसे बचें। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे लास्ट में पूछते हैं, आप मुझे बताएं कि अगर हम ये करें कि पानी में हम तुख मलंगा डाल के रख रहे हैं रात को, और फिर सारा दिन वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। उसमें तुलसी के पत्ते भी डाल दीजिए, या पुदीने के पत्ते भी डाल दीजिए। या पता है हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम काम करते हैं, या तो हम अपने जिस्म को बहुत ठंडा कर लेते हैं या बहुत गर्म कर लेते हैं। हर चीज़ की ज़्यादती भी फिर हड्डियों के लिए ख़राब होती है। तो मतलब आप बदल के चीज़ें करें। गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मुलेठी बहुत अच्छी होती है, मुलेठी बहुत अच्छी होती है। पूरे अरब में मुलेठी पानी में डाल के पीते रहते हैं। जबरदस्त। अच्छा, लस्सी भी गर्मियों में कच्ची लस्सी, जबरदस्त। अब ये सारी चीज़ों का जिक्र हो रहा है, शो के बाद महक कच्ची लस्सी पिलाएंगी। अब मुझे सिखाऊंगा आपको मैं लस्सी कैसे बनानी है। अब मुझे बताएं आपा कि गर्मी का मौसम, अब रमज़ान आने वाला है, क्या रमज़ान से पहले कोई ऐसी तैयारी भी कर लें कि ऊँट बन जाए, पानी पी लें, स्टोर कर लें? क्या चीज़ें खाएं, अपनी रूटीन क्या रखें कि रमज़ान से पहले थोड़े से बॉडी ना तैयार हो जाए उस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए, लंबे रोजे? या फिर क्योंकि हम पूरा दिन पानी नहीं पीते, फिर इफ्तार में हम फौरन से पानी पी लेते हैं, और या सहरी में जब अजान होने से पहले हम इतना पानी पी लेते हैं, हम समझते कि बस हो गया। ऐसा ना करें, टाइमिंग को मैनेज करना सीखे। टाइम मैनेजमेंट रमज़ान ईमान का वो है, हिस्सा है, आप उसको वैसे ही करें। ये ना सोचे कि इतना मैं पानी पी लूँगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। पानी और ग़िज़ा, हम ग़िज़ाएँ बहुत नमकीन लेते हैं। हम जितना भी लेक्चर दे दें, कुछ भी कर लें, हम किसी भी महफिल में जाएंगे वहाँ समोसे, पकोड़े। हाँ, एक खातून से मुझे कह रही थी कि वो पकोड़ा के बगैर अफ्तारी नहीं करती हैं। एक खातून साथ ही बैठी। वो होता है, और बहुत सारे लोग ये इस तरह पसंद करते हैं कि इफ्तार में पकोड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए। बस मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम बहुत बड़ी भी बातें कर लेंगे, लेकिन हमारे अपने दस्तरखान में अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए, ओपनली वो खाती है।
पकोड़े जरूर होंगे, लेकिन होला हाथ रखें जी। हाँ बिल्कुल, यही और बहुत आसानी से मैं बता देती हूँ कि सत्तू बहुत अच्छा होता है। घर में आप जौ का आटा ज़रा सा भून लें, इतना ज़बरदस्त बन जाएगा, उसमें मिश्री मिला लें और उसी का शरबत बना। लो भाई, लस्सी का प्लान कैंसिल हो गया, ये जो वाला प्लान है ये ऑन है शो के बाद। आप घर में जो है आप उसका फालसे का जूस बना के रखें, आप पूरी गर्मियों में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ जी बिल्कुल, जो अल्लाह ताला ने इस मौसम में दिया उनका इस्तेमाल करें, ना कि वो उन चीज़ों का जो आप पूरे साल करते रहते। बस अपने ज़बान का चटखारा जो है ना वो थोड़ा साइड पे रखें। और ये ना हो गया रमज़ान अब माशाल्लाह से आने वाला, तो आप इतना खाएं ईद में आप बिल्कुल ही फुले हुए। बिल्कुल ठीक है। और जिनका गुजारा नहीं होता पकौड़ों और समोसे वगैरह, वो थोड़ा मैं फिर कहूँगा होला हाथ रखें, अपना पेट समझ के खाएं। चले जी, आप थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करेंगे हम सारे गामा पाधा नी सा। कर लें या ब्रेक के बाद करें? मेरे ख्याल से कर लेते हैं। कर लेते हैं? हाँ, कर लिया मैंने तो सारे गामा पाधा नी सा मैंने तो कर लिया। तो हादिया से कर लेते हैं जनाब। हादिया कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है हादिया? जी बहुत से। अच्छा कुछ हो, लेकिन वो सरप्राइज है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नया दिन में कुछ सरप्राइज नहीं होता, यहाँ पे सब शॉकिंग होता है। अच्छा चलेंगे आप नहीं ना, आप सबको हैरान करने आप हमेशा करती हैं हादिया, वेरी राइट। फिजा आप मुझे बताएं सबसे पहले तो मैं देख के रानू की इतनी छोटी एज जरा मुझे बता दें ताकि मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली से हो जाए कि इतनी एज, क्या एज है आपकी फिजा? अब तो मैं 8 इयर्स की हूँ। जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तब मैं 4 इयर्स की थी। 4 साल की थी, अम्मा अब्बा ने कहा चल पुत्र जा म्यूजिक सीख के आ, ऐसे ही हुआ था? नहीं, जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी, यानी पहले तो यानी मुझे खुद से यानी यकीन नहीं आया, यानी मैंने ना जब पहले तो यानी मेरे भाई गाते थे उनको देखकर यानी मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। सुपर क्यूट, जैसा बोलती हैं कि वैसा ही गाती हैं। मैं तो इससे पहले कि अब्दुल्ला की तरफ जाएं कुछ सुन लेते हैं। फिजा कुछ सुनाइए तो सही, नाज़रीन को पता चलेगी इतनी क्यूट सी जो वॉइस है, गुनगुनाती है तो क्या सुर लगता है। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ सोने दी तवीत्री। ओके। सोने दी तवीत्री जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीत्री जिंदी गल न लगे तेरे सावा दे नेड़े नेड़े, किवे बड़ा जानिया जानिया होए सोने दी तवीत्री। क्या बात है जनाब। मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीत्री मैनू तवीत्री दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। मैनू तवीत्री दे नाल बड़ी खार वे, वंड लिया ने मेरे नाल तेरा प्यार वे। ए सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी, ओ गला दे हानिया ओ हानिया होए सोने दी तवीत्री। वाह। जे मैं होंदी ढोलना हो ढोलना, सोने दी तवीत्री। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त फिजा। वक्त ज़ाया नहीं करते, अब्दुल्ला की तरफ चलते हैं। तबला नवाज हैं आप अब्दुल्ला, हाउ ओल्ड आर यू और कब से सीख रहे हैं आप और वाई तबला? आई एम 17 और मैं तकरीबन 10 मंथ से सीख रहा हूँ तबला। अच्छा, तबला ही क्यों? यहीं पे सुल्तान म्यूजिक अकेडमी से मेरे उस्ताद राहत अली चब्बा हैं, उनसे मैं सीख रहा हूँ। ओके, तबला ही क्यों सिलेक्ट किया? तबले का मुझे तकरीबन स्कूल टाइम से शौक़ था, तो इसलिए मैंने अब चाहा कि मैं अब ये सीख लूँ। क्योंकि नॉर्मली होता है ना वो इम्प्रेस करना होता है तो गिटार लेकर निकल गए बाहर, सीख लिया, आपने तबला पकड़ लिया। लेकिन आई एम श्योर आप इस तबले से इम्प्रेस करेंगे, अभी हमारी ऑडियंस को इम्प्रेस करेंगे तो सुन ले हो जाए। हाँ, बिल्कुल बजाएं जरा, देखिए तो सही जरा तबले पे जब आप हाथ रखते हैं तो क्या क्या आवाज़ें आती हैं। जी जरूर, मैं आपको चारों सूबों का रिदम सुनाऊंगा। पहले हम से शुरू करते हैं प्लीज।
ये तो हो गया सिंध। What's next? जी अब हम चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। चलें जी, क्वेटा। क्या बात है, बात है। क्वेटा से चलो जी पंजाब। बलूचिस्तान था। हाँ ठीक है, पंजाब। तो पंजाब। क्या बात है, यकीन अंदर का वो जो पंजाबी बाहर निकलने लगा था। पंजाब का म्यूजिक संग्राम से वैसे नहीं बैठा जाता। बहुत मुश्किल था, कंट्रोल करके बैठे, फिर हमारे सर हिल रहे थे। पंजाब बहुत अच्छा रहेंगे। चलें जी, केपीके पेशावर। लास्टली पेशावर। क्या बात है। वैसे ये 4 सूबों का तो हो गया, गिलगित वालों का क्या कसूर है? उनके लिए कुछ नहीं है जी। किसके लिए? गिलगित के लिए, कश्मीर के लिए। कश्मीर का भी इसी तरह से होता है। कश्मीर क्योंकि वो अलहदा है तो ओके चलें जी, ठीक है। मैं आपको धमाल सुना सकता हूँ। ओके हो जाए। ये कश्मीर वालों के लिए, धमाल पूरे पाकिस्तान के लिए जरूर। हाँ जी, ये तो उसके लिए तबले चेंज करने पड़ेंगे। चलें ठीक। ओके, जब तक आप तबला चेंज करते हैं, मेरा ख्याल है हम जो हमारे साथ जो बहुत ही ज़बरदस्त, हम ये कहेंगे कि इंतहाई टैलेंटेड, इतनी कम उम्र में इतना ज़बरदस्त गाने वाली फ़िज़ा बतूल भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ हादिया हाशमी। हादिया से कुछ सुन लिया जाए, मेरा ख्याल है लेते, क्योंकि हादिया का जो वो वाला गाना ना, बोल हूँ, मुझे पता है ये तो आप कहेंगे मेरी भी ख्वाहिश सुनने की, लेकिन मैं चाहता अगर हम फिर रिक्वेस्ट करें हादिया से कुछ नया हो जाए तो मज़ा आ जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको मैडम नूरजहां का सॉन्ग सुनाती हूँ, तो खाए जो दिल किसी का। ओके। दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है। दुखाए दिल जो किसी का, किसी को तुझे से गिला, तेरी बेरुखी का ना हो, किसी को तुझे से गिला, तेरी बेरुखी का ना हो, जो हो चुका फिर उसके वास्ते ये कायनात भी क्या है, किसी के काम ना आए तो जिंदगी क्या है। दुखाए दिल जो किसी का। क्या बात है हादिया, जबरदस्त, छा गई हैं आप, छा गई हैं आप। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। और ये जो गला साफ कर रही हैं, इनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिजा, जो पहला लेक्चर होता है, जो पहला इसका दर्स होता है, उसी से ना स्टार्ट कर लें। सारे गामा पादानी सा जरा वही हो जाए कि नहीं? ओके ठीक है जी, वेरी स्वीट। इन्हीं पहले मैं आपको कोई सॉन्ग सुना दूं। ओके सुना दे।
ठीक है। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखी इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी कोई दिल दे न लाले डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई बारी। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़निया। ख्वाब अपने अपने अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लेते दिल दे अपने लाल ताले मैं उचियां उचियां दीवारां रखिया इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी कोई दिल दे न लाले डेरे वे मेरा पहला भी दिल टुटिया मेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी। क्या बात है फैज़ा, ज़बरदस्त जी, मज़ा आ रहा है। अब चूँकि अब्दुल्ला का वो तबला तैयार है जिस पे हम धमाल सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, चलें जी अब्दुल्ला, अब आपकी बात। धमाल सुनते हैं डालते हैं? धमाल डालते हैं, और जो बजाते हैं वो सुनवा रहे होते हैं, और जो झूम रहे होते हैं जैसे मैं और आप है, तो हम धमाल डालेंगे नहीं, हम कंट्रोल कर लेंगे वर्चुअल धमाल। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो अपनी शादी याद आ गई है, जब मुझे स्पेशली कहा गया था कि ये जब तबला होगा तो आपने बिल्कुल कंट्रोल करना है, कोई धमाल शमाली डालनी, तो मैंने कंट्रोल किया था। कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर। आई एम श्योर सुनने वालों ने भी कंट्रोल किया होगा बड़ी मुश्किल से। क्या तो ऑफिस में कोई सुन रहे हो, घर में बैठे हो, उन्होंने तो कर लिया होगा, धमाल डाल लिया होगा। तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त, और तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। फिजा हमारे
हमारे साथ मौजूद थी, हादिया हमारे साथ मौजूद थी, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आप लोग इसी तरह से हमेशा कामयाबी और जो कामरानी बिल्कुल। एंड हाउ लकी लाहौरीज आर जिनके पास ये फैसिलिटी है जिस सुरताल अकेडमी की, जो चाहते हैं कि बच्चों को इस तरह की किसी फैसिलिटी में लेकर जाएं, वो पॉलिश हो पाएं, जिनको शौक है, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, पूरे तो पाकिस्तान वो ले जा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से जा सकते हैं। बजाय लाहौर में तो वो वहाँ जाना जरा आसान है। बजाय मैं कराची से अपनी 4 साल की बच्ची तो नहीं भेज दूंगा जाके सीख के। मैं मेरे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लाहौरियों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। तो अब आपको खुदाफिज कहने का वक्त आ गया है। वक्त बहुत ज़्यादा जल्दी से गुजर जाता है, पता नहीं चलता। कल फिर हमें वक्त मिलेगा उससे बात करने का। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।